2024 लोकसभा चुनाव के लिए आज का दिन और इससे ज़्यादा मतलब 18 तारीख का जो दिन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सोचिए, जहाँ यूपीए के 26 दलों की बैठक बेंगलौर में हो रही है, वहीं एनडीए की भी कल बैठक होगी। कहा जा रहा है कि एनडीए में 29 दल है। अब आपको बताते हैं, टीवी मीडिया जो कल तक प्रधानमंत्री खुद संसद में कह रहे थे कि मैं एक अकेला भारी हूं, टीवी अखबार जो कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 29 दलों का गठबंधन है एनडीए, और उसके बाद भी कौन कौन से राज्य हारे हैं वो देख लीजिए। बीजेपी दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में हार चुकी है। हाल ही में बिहार, गया और कर्नाटक भी हारे हैं। 13 में से ज़्यादा राज्यों में हारे, फिर भी लोकसभा में कोई नहीं है टक्कर में। ईवीएम पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा लगता है। लेकिन ये तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। इन तमाम दलों को सुन लीजिए। मोदी अकेला है, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, अजीत पवार, जीतनराम मांझी, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, ओपी राजभर, दुष्यंत चौटाला जैसे 29 पार्टियों के नेता मोबोज बेचने के लिए एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं। इन फूके हुए कारतूसों की औकात एक सीट जितवाने की भी नहीं है। इनका कोई वोट बैंक नहीं है, सब मोदी भरोसे है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा के पैसों पर चलने वाली मनु मीडिया कह रही है। तो सोचिए, 2024 से पहले टीवी अखबार किस तरह से हवा बनाने में जुटी हुई है। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को, इस बार हवा कामयाब होगी? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बीजेपी को 2024 में सरकार बनाने के लिए दिल्ली में 7 से 7 सीटें लानी पड़ेगी। क्या ये संभव है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में आ जाए, जो कि आज दोनों बेंगलौर में बैठक कर रहे हैं? क्या हरियाणा में बीजेपी 100% सीटें ले आएंगी? क्या कर्नाटक में बीजेपी 100% सीटें ले आएंगी? क्या कांग्रेस, लेफ्ट और ममता बनर्जी एक साथ लड़ती हैं तो बंगाल में बीजेपी कुछ सीट ले आएगी? क्या अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव तीनों मिलकर लड़ते हैं तो इतनी सीटें आ जाएंगी? चंद्रशेखर आज़ाद भी अब तक उसमें इंक्लूड हैं। अभी बीएसपी बाहर है। ओवैसी और बीएसपी पर हम अलग से आपको इस वीडियो में विश्लेषण करके बताएंगे। बिहार में संभावना है, क्योंकि बिहार में जो कुनबा है एनडीए का वो ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार का राज ही सबसे बड़ा कमज़ोर कड़ी साबित हो सकता है, जहां से आवाज़ उठी है। लेकिन वहां की पब्लिक थोड़ी अलग तरह की है। वहां यूपीए में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू अकेले भारी है। अगर उसमें उमेश साहनी की एंट्री हो जाती है, मुकेश सहनी की, माफ़ करिएगा, तो और सोने पे सुहागा है। वैसे मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जो है वो इस खेमे में है। कर्नाटक को लेकर बात मैंने बता दिया। अब महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर को मत भूलिएगा। प्रकाश अंबेडकर भी गठबंधन के साथ हैं। शरद पवार ने कह दिया है कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। तो क्या वहाँ भी 100% स्कोर किया था बीजेपी ने? वहाँ भी नुकसान हो सकता है। तो सवाल है कि क्या इस गठबंधन का असर विधानसभा चुनाव पर भी होगा? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी 100% बीजेपी को करना होगा, जिसकी उम्मीदें काफ़ी कम हैं। तो इस लिहाज से आप देखिए, तो नीतीश कुमार ने यही कहा था कि 300 सीटें हैं, बीजेपी की 100 सीट तो मैं खुद घटा दूंगा। उनके बातों में वजन भी है। खासकर नीतीश कुमार जिस कमेटी से आते हैं उसमें बिहार, यूपी के 25 सीटें, यहाँ तक कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात में भी पटेल उनको अपने आप से जोड़ के देखते हैं, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जिसमें उनकी कम्युनिटी की संख्या बहुत ज़्यादा है, और वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। जाट पहले से ही नाराज हैं। अब सवाल है कि यूपीए वर्सेज एनडीए का मुकाबला होगा, सामने सामने का मुकाबला होगा। ऐसे में बीजेपी के लिए जो सबसे फायदेमंद है वो है नवीन पटनायक, जो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री भी हैं उड़ीसा के। केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, और जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सवाल है कि इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, क्या स्थिति अगर खराब होगी तो बीजेपी के साथ जाएंगे? क्योंकि इन तीनों को मुस्लिम वोट तो चाहिए।
और अगर ये तीनों बीजेपी के साथ जाते हुए दिखेंगे तो मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ जाएगी और वो इनको निपटाने में कामयाब हो सकता है। अब बात करते हैं मायावती की भूमिका और ओवैसी की भूमिका। ये दो ऐसे लोग हैं, बीजेपी में ये जा नहीं सकते हैं, ये तो अंतिम सत्य है, ये हमसे लिखवा लीजिए। अब सवाल है कि बीजेपी में नहीं जा सकते हैं तो ये इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, अगर ये अकेले लड़ते हैं तो ये सबसे ज़्यादा फायदा इससे बीजेपी को होता दिख रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट जो भी ओवैसी को मिलेगा वो बीजेपी के फायदे में होगा। शेड्यूल कास्ट का वोट जो भी बीएसपी को मिलेगा वो बीजेपी के फायदे में होगा, क्योंकि मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी की जातियां धीरे धीरे बीजेपी से अलग हो रही है। सवर्ण समाज एक मुश्त बचा हुआ है। अगर ओबीसी 50% भी बीजेपी से टूट जाता है तो फिर खेल पलट जाएगा, और इसलिए टूटते हुए दिख रहा है क्योंकि ओबीसी के ज़्यादातर नेता पीए में दिख रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, या फिर मराठा नेता शरद पवार हो, या जाट जयंत चौधरी। तो किसान और ओबीसी दिख रहे हैं यूपीए के साथ। अब रही बात शेड्यूल कास्ट लीडरशिप में, तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उस तरफ, उस पाले में हैं। अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर यूपीए में नहीं जाती हैं तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद उसकी भरपाई करते हुए दिख रहे हैं। तो सवाल है कि क्या ओवैसी और बीएसपी अकेले चुनाव लड़कर, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी की सरकार है नवीन पटनायक, केसीआर और जगनमोहन रेड्डी की, क्या वो सत्ता बचा पाएंगे अपनी अकेले चुनाव लड़के, या बीजेपी इनको पटकनी देगी या कांग्रेस पटकनी देगी, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ओवैसी और मायावती जी क्या ये अकेले कुछ सीटें निकाल सकते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। ऐसे वक्त में जब मोदी का इतना क्रेज है, मीडिया उनके साथ है, सवर्ण वोटर का एक मुश्त कैडर वोट है, ओबीसी धर्म के नाम पर वोट कर रहा है, उसके बाद भी जब एनडीए 29 दलों के साथ गठबंधन बना सकती है, तो आप कल्पना कीजिए कि यूपी मायावती जी को कितने सीटें आएंगी। मायावती फिलहाल पंजाब में एक गठबंधन में है, उनका नाम है अकाली दल, लेकिन अकाली दल के बीजेपी के साथ जाने की बात हो रही है। ऐसे में पंजाब में भी अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ती है तो फिर अकाली के लिए या बीजेपी के लिए कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान में कौन रहेगा, बीएसपी और ओवैसी, या ये दोनों किंग मेकर होंगे? आप लोग को क्या लगता है? गठबंधन का दौर है, जब एनडीए नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी जब वो सत्ता में है, कई राज्यों में सरकार है उनकी, आधा से ज़्यादा राज्यों में, उसके बाद भी वो 29 दलों का गठबंधन बना रहे हैं। यूपीए जिनके पास भी बहुत सारे राज्यों में सरकारें हैं, कांग्रेस हो या ये, वो भी यूपीए गठबंधन बना रहे हैं, तो अकेले लड़ने से किसको फ़ायदा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, अंत तक इंतज़ार कीजिए। मुझे लगता है लगभग जिस तरह की हवा चल रही है, 2024 चुनाव आते आते यूपीए बनाम एनडीए ही हो जाएगा। सब लोग अपना अपना कोई ना कोई खेमा लेंगे, लेकिन सवाल है कि 3-4 जो विधानसभा के राज्य हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, वो कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति होगी। अगर इन राज्यों में से कांग्रेस 1 या 2 राज्य निकाल लेती है तो उसका वर्चस्व और बढ़ेगा, बीजेपी की और मुश्किल बढ़ेगी। एक बात तो तय है कि आदिवासी के रूप में उनके पास हेमंत सोरेन है, उतना बड़ा कोई ट्राइबल नेता बीजेपी के पास नहीं है, जो एक मुख्यमंत्री भी हैं। पिछड़े नेता में अनुप्रिया पटेल हैं उनके पास, लेकिन वो यूपी तक ही सीमित रहेंगी, उनका भी नीतीश काट कर सकते हैं। संजय निषाद हो सकते हैं, अगर मुकेश सहनी नहीं आते हैं तो वो है। तो यूपी में गठजोड़ तो है, लेकिन कांग्रेस, सपा और चंद्रशेखर जयंत के सामने ये टिकेगा नहीं। और अगर मायावती के साथ गठबंधन हो जाता है तो सोने पर सुहागा। तो ये लगभग सिनेरियो है जो आपको टीवी अखबार नहीं बताएगा। टीवी अखबार की कोशिश है कि जो बीजेपी और केंद्र की सरकार को फ़ायदा कराए वही खबर है, बाकी सब बेकार है। इस तरह की वजह ये है कि जो टीवी अखबार में बैठे पत्रकार हैं, उनका जो जातीय कनेक्शन है वो आरएसएस और बीजेपी को सूट करता है, तो वो अपने समाज के हितों के साथ रहेंगे ही। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या एनडीए पर यूपीए भारी पड़ेगा? क्या आमने सामने के मुकाबले में बीजेपी हार जाएगी? और मायावती जी ओवैसी अगर अकेले लड़ते हैं
दोनों खेमा से अलग, तो कितने सीटें आएंगी, या क्या 2024 आते आते दोनों बीजेपी के खिलाफ किसी गठबंधन में जाएंगे? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।